हेलो क्लास 11th, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। तो हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन 2.13 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम 2.14 से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। ओके, सो 2.14 क्या है क्वेश्चन 2.14? हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज अ हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई n is equal to 5 orbital? Compare your answer with the ionization enthalpy of hydrogen atom, energy required to remove from the electron from n is equal to 1 orbit. इसका मतलब क्या, क्वेश्चन का क्या मतलब है पहले तो वो समझ लेते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो कौन से ऑर्बिट में है? 5th ऑर्बिट में है। अगर उसको आयनाइज करना है, आयनाइज का क्या मतलब है कि हमें उसको ऑर्बिट से बाहर यानी कि इनफाइनाइट तक लेके जाना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ आयनाइज हियर। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अगर 5th ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन और उसको हमें आयनाइज कराना है, इनफाइनाइट तक लेके जाना है, तो कितनी एनर्जी लगेगी? कंपेयर करना है, ठीक है, किसके साथ? जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा और उसको इनफाइनाइट तक लेके जाना होगा, तब कितनी एनर्जी लगेगी? दोनों की एनर्जी को हमें यहाँ पे कंपेयर करना है। क्लियर? समझ में आया? तो क्या होता है यहाँ पे 5th ऑर्बिट के लिए अगर हम निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है? ठीक है, एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं? गेस बताइए क्या होगा फॉर्मूला किसी भी ऑर्बिट के लिए जब हमें निकालना होता है तो क्या हो जाता है? माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18 अपॉन एन स्क्वायर। माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18 अपॉन एन स्क्वायर। इससे हम किसी भी ऑर्बिट के लिए एनर्जी को निकाल सकते हैं। यूनिट क्या रहेगा? जूल पर एटम। ठीक है, जूल पर एटम। ये एटीएम लग रहा है, वेट। क्लियर? अब सबसे पहले हम 5th ऑर्बिट के लिए निकालते हैं। सो 5th के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18 अपॉन 25 जूल पर एटम। और वहीं अगर हम फर्स्ट के लिए निकालते हैं, किस लिए निकालेंगे? फर्स्ट के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18 अपॉन 1 जूल पर एटम। निकल गया। ये 5th के लिए है, ठीक है, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और 1 के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब क्या कहा हमसे? कंपेयर कर दो। ठीक है, कंपेयर your answer with the ionization enthalpy of hydrogen atom with the when electron in first orbit। ठीक है, जब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम? जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो किस तरीके से इसको हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1 अपॉन आयनाइजेशन ऑफ 5th। ठीक है, किसके लिए निकाल रहे हैं? 5th के लिए निकाल रहे हैं। फर्स्ट की क्या वैल्यू थी? 2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18 अपॉन, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2.18 माइनस माइनस का ही है, इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18 अपॉन 5। ठीक, अपॉन 5। ये भी जूल पर एटम, ये भी जूल पर एटम। यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, इससे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयनाइजेशन 5th इज इक्वल टू 25। यानी कि आयनाइजेशन ऑफ 1 इज इक्वल टू 25 टाइम्स ऑफ आयनाइजेशन ऑफ 5th। आया समझ में? यस, ये बताइए, ये समझ में आया? यहाँ पे हमने क्या किया है? सबसे पहले हमने ये निकाला कि कितनी एनर्जी लगेगी 5th ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है उसको इनफाइनाइट तक पहुंचाने में। ठीक है, क्या किया? कितनी एनर्जी लगेगी 5th ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसको इनफाइनाइट तक पहुंचाने के लिए वो इतनी एनर्जी थी। ठीक है, कैलकुलेशन की जरूरत।
यहाँ पे मुझे लगी नहीं, बट आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा क्या था, हमने फर्स्ट के लिए निकाला। फर्स्ट के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी कि अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट पे है तो उसको इनफाइनाइट तक पहुंचाने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब इन दोनों का क्या कहा गया, हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। हमने फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट और फिफ्थ वाले को कंपेयर कर दिया, कट गया, कितना आ गया 25। यानी कि जितनी एनर्जी किसको लगेगी जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में था, उससे 25 गुना ज़्यादा एनर्जी लगेगी जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा। और सीधी सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत पास है ना, फर्स्ट ऑर्बिट में है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत पास है, उसे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा वहाँ से निकालने के लिए। तो कितने गुना ज़्यादा देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू फिफ्थ वन, 25 गुना ज़्यादा एनर्जी उसको देना पड़ेगा। आया समझ में क्वेश्चन? ईजी था, राइट? करिए इसको फटाफट से, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2.15। यस, क्वेश्चन रीड करिए पहले। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन 2.15। सो what is the maximum number of emission line, what is the maximum number of emission lines when the excited electron of hydrogen atom in n is equal to 6 drop to the ground state? maximum number of emission line कब का निकालना है? जब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिट में है? n इज इक्वल टू 6 ऑर्बिट में। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन कैसे निकालेंगे हम? देखो एक बार 6 से 5 में, फिर 6 से 4, 6 से 3, इस तरीके से जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कैसे करेंगे हम बताइए? इसका फॉर्मूला क्या है? n माइनस 1 अपॉन 2। क्या हो जाएगा? n माइनस 1 अपॉन 2। तो मैक्सिमम number of emission line n माइनस 1 अपॉन 2, वेयर n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। कितने के लिए निकालने के लिए पूछ रहे हैं? n इज इक्वल टू 6, तो n की जगह 6 पुट कर दो। 6 माइनस 1 अपॉन 2, सो 6 इंटू 5 अपॉन 2, 30 अपॉन 2 यानी कि 15। कितने आएंगे लाइंस? 15 एमिशन लाइंस होंगे, ठीक है। कितने होंगे? 15। अब कैसे? देखो यहां पे होगा क्या, पहले n से n 6 है, ठीक है, उसको कहां पे आना पड़ेगा? 1 पे आना पड़ेगा। तो 6 से 5, 6 से 4, 6 से 3, ऐसे ही होगा। फिर 6 से 2, फिर 6 से 1, तो इसी में 5 लाइन हो गई। अगर हम बात करें n 6 to n इज इक्वल टू 1 तक आना पड़ेगा, तो पहले 6 से 5, फिर 6 से 4, 6 से 3, 6 से 2, 6 से 1, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो टोटल लाइन इसमें ही कितनी हो गई? 5 हो गई। फिर हम n5 to n1 करके देख लेते हैं। अगर n फिफ्थ में है, फिर फिफ्थ से 1 में जाने में कितना हो जाएगा? 5 से 4, ठीक है, 5 से 3, 5 से 2 और 5 से 1। इसमें कितना है? 1 2 3 4। इसमें कितनी लाइन आ गई? 4 लाइन आ गई। फिर जब n इज इक्वल टू 4 होगा, 4 से 1 में जाने के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4 से 3, 4 से 2 और फिर 4 से 1, 3। फिर इस तरीके से जब n3 होगा, 3 से 1 में जाने के लिए, फिर 2 से 1 में जाने के लिए, तो टोटल कितनी लाइन हो जाएंगी यहाँ पे? टोटल 15 एमिशन लाइन हो जाएगी। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? आ गया समझ? ये था हमारा क्वेश्चन 15th। डन? फिर चलते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। टू 2.16।
the energy associated with the fifth orbit in the hydrogen atom is minus 2.18 into 10 raised to the power minus 18 joule per atom. What is the energy associated with the fifth orbit? ओके, फर्स्ट ऑर्बिट. अच्छा, फर्स्ट ऑर्बिट का हमको दे रखा है एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम. अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी कितनी है, ये हमें गिवन है, हमने निकाला भी था. अब हमें बताना है कि व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट. फिफ्थ ऑर्बिट में क्या एनर्जी होगा, एंड कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर्स फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. सेकेंड में हमें रेडियस को कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो फिफ्थ एनर्जी के लिए हमको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे सबसे पहले एनर्जी कैलकुलेट करना है और फिफ्थ के लिए ही हमको यहाँ पे रेडियस भी कैलकुलेट करना है. राइट, तो क्या करेंगे हम, यस क्या हो जाएगा यहाँ पे E फर्स्ट ऑर्बिट के लिए माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18 जूल होता है. तो फिफ्थ के लिए क्या हो जाएगा, माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18 अपॉन यहाँ पे कितना था, n होगा. ठीक है, यहाँ पे भी n है और यहाँ पे भी n स्क्वायर है. जूल पर एटम, जूल पर एटम. इनको हम क्या कर दें, कंपेयर कर दें. ठीक है, इनको हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. E1 अपॉन E5 इज इक्वल टू, E1 अपॉन E5 इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा n फिफ्थ की एनर्जी अपॉन n फर्स्ट की एनर्जी. इनका क्या है, होल स्क्वायर. ठीक है, इनका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा. अब n1 की कितनी वैल्यू है, यहाँ पे n1 की वैल्यू तो 1 है और n5 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 5 है. ठीक है, n1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है और n5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी. आप चाहो तो कंपेयर करो, चाहो तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो. ठीक है, अगर चाहोगे कंपेयर करना तो कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं. कैसे, बस यहाँ पे 25 पुट कर दूँ. E5 जो लास्ट क्वेश्चन हमने छोड़ा था ना, जहाँ पे हमने उसको सॉल्व नहीं किया था, अब वो क्वेश्चन हमसे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है. तो माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18 अपॉन 25 जूल पर एटम. बस हमसे कहा जा रहा है कि इसको कैलकुलेट करके हमको दे दो. क्यों, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में इसको कैलकुलेट नहीं किया था. तो ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी. अब इसको कैलकुलेट कर लो जरा. यस, कैलकुलेट करने से क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला हम देखो तब यूज करेंगे जब हमें पता ही नहीं होगी कौन से ऑर्बिट की बात की जा रही है. ठीक है, एनर्जी दी गई है और हमको नंबर ऑफ ऑर्बिट कैलकुलेट करना होगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. बट हमें पे डायरेक्टली कहा गया है कि फिफ्थ ऑर्बिट का निकाल दो, तो ये लिख दिया है, बट यहाँ से हम डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 8.77 इंटू 10 रेज टू द पावर, नीचे देखो 25 है और ऊपर 2 है, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग में आया होगा. ठीक है, 2 0.0, तो यहाँ पे माइनस का 20, कितनी एनर्जी हो जाएगी यहाँ पे 8.77 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 20 जूल पर एटम. फिफ्थ ऑर्बिट के लिए इतनी एनर्जी है, वो भी माइनस में. ठीक है, माइनस 8.77 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 20 जूल पर एटम. क्लियर, ये था हमारा इसका फर्स्ट पार्ट. Now calculate the radius of Bohr's fifth orbit for hydrogen atom. अब यहाँ पे हमें रेडियस कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन के लिए. तो कैसे रेडियस कैलकुलेट करेंगे, क्या होता है रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस इज इक्वल टू 0.529. ठीक है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर, या एन क्या है यहाँ पे, कितने ऑर्बिट के लिए निकाला जा रहा है, और ये हम कैलकुलेट करते हैं एंगस्ट्रॉम में. ठीक है, एंगस्ट्रॉम में करना चाहो एंगस्ट्रॉम में कर लो, नैनोमीटर में करना चाहो नैनोमीटर में कर लो. क्लियर, चलो रेडियस निकाल लें. रेडियस (0.529 इंटू एन स्क्वायर, और ये किस में है, एंगस्ट्रॉम में है. किस में है ये, एंगस्ट्रॉम में. तो 0.529 इंटू 25
एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कितना हो जाएगा 0.529 इंटू 25 एंगस्ट्रॉम। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 13.225 एंगस्ट्रॉम। और वहीं अगर हमें इसका कन्वर्जन करना पड़े नैनोमीटर में, अगर हम इसको कन्वर्ट कर दे तो कितना हो जाएगा, नैनोमीटर और मीटर में कितने का डिफरेंस है, नैनोमीटर होता है यहाँ पे 10⁻⁻⁹ और एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻⁻10। तो एक का ही डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.3225 नैनोमीटर। ये हमारा किस में आ गया, नैनोमीटर में आ गया। क्लियर। रेडियस भी कैलकुलेट कर लिया, रेडियस का फॉर्मूला याद रखिएगा 0.259 इंटू एन स्क्वायर, 0.529 ठीक है इंटू एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम में है। क्लियर, क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेवेंटीन्थ क्वेश्चन, ओके नाउ 17th क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बार्मर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। तो बार्मर सीरीज कहाँ से होता है, लाइमन फर्स्ट सीरीज है, बार्मर कैसा है सेकेंड सीरीज है। ठीक है, बार्मर कैसा है सेकेंड सीरीज है। अच्छा, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो यहाँ पे एक तो हमसे कहा गया है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, एक होता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और एक पूछा जाता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। और इसमें जो हम वैल्यू पुट करते हैं ना वो ऑपोजिट करते हैं। कैसे, जब हमसे बोला जाए लॉन्गेस्ट और कौन सी सीरीज के लिए है वो देखना। अगर ये बार्मर सीरीज के लिए है तो बार्मर के लिए इनिशियल एन क्या होता है 2। ठीक है, लॉन्गेस्ट बोला जा रहा है तो n2 की वैल्यू हो जाएगी 3। वहीं अगर शॉर्टेस्ट बोला जाता तो n1 तो 2 ही होता, लेकिन n2 कितना हो जाता, इनफाइनाइट हो जाता। आया समझ में। शॉर्टेस्ट अगर हमसे पूछा जाता है तो n2 इनफाइनाइट है, लॉन्गेस्ट अगर हमसे पूछा जाएगा तो n2 कितना हो जाएगा, जस्ट उसके बाद वाला। डिपेंड करता है कि कौन सी हमसे सीरीज पूछी गई है। अगर लाइमन पूछा जाता तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट क्या हो जाता है, n इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसी तरीके से अगर बार्मर पूछा गया तो n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में। अब फॉर्मूला क्या होता है बार्मर सीरीज का, यस क्या फॉर्मूला है, लास्ट टाइम भी हमने देखा था। वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन वेवलेंथ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। यही है फॉर्मूला, यस यही है फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। RH की कितनी वैल्यू होती है, रेडबर्ग कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है। यहाँ पे हमें किस में दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया। ठीक है, यहाँ पे हमें अभी कुछ भी नहीं दिया गया। अगर हम मीटर की बात करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे मीटर में नहीं, मीटर इनवर्स में होगा क्योंकि ये क्या है, वेव नंबर है। ठीक है, मीटर इनवर्स कर लो या फिर सेंटीमीटर इनवर्स कर लो। यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स लिखा है। अगर यहाँ पे देखो मीटर की बात करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1.097 1.097 इंटू 10⁻9 मीटर, सॉरी 9 सेंटीमीटर इनवर्स। वहीं अगर मीटर की बात करेंगे तो 10⁻7 मीटर इनवर्स हो जाएगा। आया समझ में, मीटर सेंटीमीटर में क्या है, 2 का डिफरेंस है बस। क्लियर है, अगर सेंटीमीटर है तो 9 हो जाएगा और अगर मीटर है तो पावर कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। सो 1.097 इंटू 10⁻, इसको मीटर में कर लेते हैं हम तो 7 मीटर इनवर्स। ठीक है, इसको भी मीटर में कर लो, मीटर इनवर्स में 1 अपॉन इनिशियल वैल्यू कितनी है, 2 है यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। सिर्फ वेव नंबर निकालने के लिए कहा है। 1/4 माइनस 1/9 1.097 इंटू 10⁻⁻7
9 माइनस 4 अपॉन 36, ठीक है, 9 माइनस 4 अपॉन 36, 1.097 इंटू 10 रेज टू द पावर, प्लस का 7 था, 7 इंटू 5 अपॉन 36, 1.097 इंटू 10 रेज टू दी पावर 7 इंटू 5 अपॉन 36, इतना आ गया। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे हम, सिंपल है, इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1.523 इंटू 10 रेज टू दी पावर कितना हो जाएगा, 1.523 इंटू 10 रेज टू दी पावर, नीचे देखो 36 है, बड़ी वैल्यू है नीचे, तो 0.0 समथिंग में आएगा, तो पावर एक कम हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये है 1.523 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6, यूनिट क्या है, मीटर इनवर्स, यूनिट क्या है यहाँ की, मीटर इनवर्स। हमने मीटर में निकाला है, सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 2 और एक्स्ट्रा पावर चढ़ जाती, तो आप मीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम, यस, अब है 18th क्वेश्चन। एटीन्थ क्वेश्चन, okay, so what is the energy in joules required to shift the electron of hydrogen atom from the first Bohr orbit to the fifth Bohr orbit, and what is the wavelength of the light emitted when the electron returns to the ground state? The ground state of the electron energy is this. क्या कह रहे हैं हमसे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, बना लो। कह रहे हैं कि व्हाट इज द एनर्जी इन जूल, हमें क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी कैलकुलेट करना है इन जूल्स में। रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट टू द फिफ्थ ऑर्बिट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हमें शिफ्ट कहाँ करना है, फिफ्थ ऑर्बिट में। अगर ये 1 है, 2 3 4 5, इस इलेक्ट्रॉन को हमें फिफ्थ ऑर्बिट में शिफ्ट करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। एंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, अब देखो यहां तक तो हमने पहुंचा दिया, बट कितने टाइम तक वो एक्साइटेड स्टेट में रह पाएगा, जब तक उसकी एनर्जी है, फिर वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को एमिट कर देगा और फिर से वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करके वापस से ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा, तो ये क्या करेगा, जब ये एनर्जी एमिट करेगा तो उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, तो फिर अब हमें वो वेवलेंथ भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में आते आते जितना वो लाइट एमिट कर रहा है, उस लाइट की क्या वेवलेंथ है, ये कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट तक इलेक्ट्रॉन पहुंचाने में कितनी एनर्जी लग रही है, ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है हमें यहाँ पे, एंड द ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड स्टेट पे हमें इसकी एनर्जी दी गई है। क्लियर, ग्राउंड स्टेट के लिए हमें एनर्जी इसकी दी गई है। समझ आया क्वेश्चन क्या था, ओके। सो एनर्जी रिक्वायर्ड, सबसे पहले तो देखते हैं कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। जूल और अर्ग में क्या डिफरेंस है, देखो तो जूल, 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 7 अर्ग होता है, ये लिख लो, 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 7 अर्ग्स, ठीक। 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 7 अर्ग होता है। अब करें कितना एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा, तो देखो अगर एनर्जी की बात करें, फर्स्ट ऑर्बिट की हम बात करें, -2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर -11, ठीक है, क्या है ये, -11 है, किसमें, अर्ग में, लेकिन हम इसको अगर जूल में करें तो -18 हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज इक्वल टू, ये जूल में है, ठीक है, किस में है अभी, ये जूल में है। सो -2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर -18 जूल, किसमें, फर्स्ट ऑर्बिट में। आ रहा है समझ क्या कहा जा रहा है। वहीं अगर फिफ्थ ऑर्बिट की अगर हम बात करते हैं, तो
तो ये हो जाएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 25 जूल। ये फिफ्थ ऑर्बिट के लिए है, ठीक है, आ रहा है समझ। ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए इतनी एनर्जी है और ये किसके लिए एनर्जी है, ये फिफ्थ ऑर्बिट के लिए एनर्जी है। सो द एनर्जी इन बोहर्स फिफ्थ ऑर्बिट इज दिस, ठीक है। अब एनर्जी रिक्वायर्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं। कैसे करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। सो एनर्जी रिक्वायर्ड ऐसे ही तो होगा, यहाँ पे कुछ इसकी एनर्जी है, यहाँ पे जाके कुछ एनर्जी इसकी होगी। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई है। तो फाइनल की जितनी एनर्जी है माइनस इनिशियल की कर देंगे, उतना ही यहाँ पे लगा होगा पहुंचने में। सो एनर्जी रिक्वायर्ड E5 माइनस E1, डेल E ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड E5 माइनस E1, तो ये है माइनस, हमने दोनों से क्या कर दिया, माइनस बाहर ले लिया और रहने देते हैं अभी। 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 25, ठीक है, माइनस ऑफ 2.18 इंटू 10⁻⁻18। याद रखिएगा हम अभी यहाँ पे अर्ग में नहीं कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, जूल में, ये जूल में कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्टली अर्ग में अगर करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10⁻⁻ कितना लिख देंगे यहाँ पे, -11, ठीक। इतना आ गया समझ, आ गया इतना समझ किस तरीके से हमने किया है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ना माइनस का 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जो है वो कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बाहर ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो ये जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 हमने ले लिया। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। एक स्टेप और इसमें ऐड करते हैं, वेट, ठीक है, इतना विजिबल है। एनर्जी जो रिक्वायर्ड था वो ये है, ठीक है, डेल ई हमने यहाँ पे निकाला है, दिस इज डेल ई। अब देखो हो क्या रहा है, डेल ई इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 25, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 और अपॉन 1 है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लूँ, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, पहले प्लस वाला लिखते हैं, यहाँ पे कुछ बचा नहीं, बचा सिर्फ 1 बचेगा, 1 माइनस 1 अपॉन 25 ये बचेगा। आया समझ में, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 हमने कॉमन ले लिया है, अंदर क्या बचा है, 1 माइनस 1 अपॉन 25, और ये किस में चल रहा है सब, ये सब जूल में चल रहा है, क्लियर। सो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 और ये सॉल्व इसको करेंगे तो 25 माइनस 1 अपॉन 25, दैट मीन्स 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू ये हो जाएगा यहाँ पे 24 अपॉन 25, ये आएगा 24 अपॉन 25, ठीक है, आया समझ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 2.09 इंटू 10⁻⁻18 जूल, 2.09 इंटू 10⁻⁻18 जूल। हमें क्वेश्चन भले ही अर्ग में दिया है यहाँ पे कन्वर्जन का, लेकिन हमें जूल वाली वैल्यू भी तो पता है, हमें जूल वाली वैल्यू भी तो पता है, और हमसे आंसर किस में पूछा है, इन्होंने जूल में पूछा है। तो अगर आप अर्ग में भी कैलकुलेट करेंगे तो बाद में आपको उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्जन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, समझ आया। फर्स्ट पार्ट अभी हमने इसका खत्म किया है।
समझ आया किस तरीके से फर्स्ट पार्ट किया? एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं। हमसे बोला था कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है जिसकी कुछ ना कुछ एनर्जी है, ऐसे फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी है। तो बताओ कि फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट तक पहुंचने में कितनी एनर्जी खर्च हुई? तो कैसे निकालेंगे? जितनी इसकी एनर्जी और जितनी इसकी एनर्जी, उनका डिफरेंस कर दो। बस वही डिफरेंस हमने यहाँ पे किया है। तो हमें ये पता चल गया कि फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? तो 2.09 इंटू 10⁻⁻18 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? फर्स्ट पार्ट होता है ओवर। बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट? अब कितना वेवलेंथ एमिट हुआ है, ठीक है, जो लाइट एमिट हुआ है उसका क्या वेवलेंथ है, ये हमको कैलकुलेट करना है। सो कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट। सेकेंड पार्ट है इसका, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड लाइट और लाइट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें डेल्टा ई पता है। हमें क्या पता है? डेल्टा ई पता है। सो डेल ई इज इक्वल टू एच न्यू, और हमें लैम्डा पता है तो डेल ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है तो एच सी अपॉन डेल ई, ये हो जाएगा। एच क्या है यहाँ पे? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की क्या वैल्यू है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3.8 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अभी हमने डेल ई क्या निकाला था? 2.09 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ठीक है, जूल से जूल कट जाएगा, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ मीटर बचेगा। समझ आया? क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ मीटर बचेगा। बस इसको कैलकुलेट कर दो। यस, इसको कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा? 9.50 इंटू 10⁻⁻, कैलकुलेट करो। 9.50 इंटू 10⁻18 और 8 प्लस में आ जाएगा तो 34, 8 मीटर। 9.50 वो भी 18, ठीक है, माइनस का, ठीक, कितना आएगा? 9.50 इंटू 10⁻⁻8 मीटर, और एंगस्ट्रॉम में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 बढ़ा दो, 950 एंगस्ट्रॉम। बस 950 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये ऑलरेडी -8 मीटर था ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? बस दो डेसिमल को हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। जब हम डेसिमल को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो माइनस आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा कन्वर्ट। क्लियर है? ये सेकेंड पार्ट भी। ये क्या है? वेवलेंथ है। ये क्या कैलकुलेट किया हमने? यहाँ पे वेवलेंथ कैलकुलेट किया है। क्लियर? डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम। 19th। ओके, सो 19th क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय En is equal to this. Calculate the energy required to remove an electron completely from n is equal to 2 orbit, and what is the longest wavelength of the light in centimeter that can be used to cause this transition. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम इसका कवर करेंगे। क्या कहा जा रहा है कि कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जब हम कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट। हमसे ये पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट। ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। दूसरा क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट
इन सेंटीमीटर दैट कैन बी यूज टू कॉज दिस ट्रांजिशन। तो इस ट्रांजिशन को करने के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। आया समझ में? यहां हमसे पूछा जा रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। चलो ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट इसका कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक, सो कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड। अब इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली हटाना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कहां से, फ्रॉम ऑर्बिट n इज इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है, विद n इज इक्वल टू 2। ऐसे ही हम निकाल पाएंगे यहां से, राइट? लिखिए फटाफट से इसको। अब डन कर लिया, इसको नोट डाउन। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, सो क्या करेंगे हम, एनर्जी रिक्वायर्ड इज दी energy required is the difference of electron jump from कहाँ से, n1 is equal to infinite to n is equal to 2। ठीक है, तो एनर्जी डिफरेंस डेल E इज इक्वल टू E इनफाइनाइट माइनस E2। ठीक है, अब इनफाइनाइट के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो -2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर -18 अपॉन इनफाइनाइट, -2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर -18 अपॉन 4। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। 0 माइनस, ये ऑलरेडी माइनस का था, तो माइनस माइनस कितना हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर -18 अपॉन 4। तो यहां से डेल ई कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करो, 5.45। ठीक है, 5.45 इंटू 10 रेज टू द पावर, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है यहाँ पे तो पावर में चेंज आएगा, एक जो है वो और कम हो जाएगा, तो -19 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना डिफरेंस आया है सेकेंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, 5.45 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 जूल। 5.45 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 जूल एनर्जी का रिक्वायरमेंट है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेकेंड ऑर्बिट। क्लियर? नाउ सेकेंड चीज की बात करते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, डेल ई इज इक्वल टू एच न्यू और डेल ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा कैलकुलेट करना है, ठीक है, इतनी ही एनर्जी के लिए। सो एच सी अपॉन डेल ई, एच की क्या वैल्यू है, 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 जूल सेकेंड। सी की वैल्यू है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और डेल ई हमने कैलकुलेट क्या किया था, 5.45 इंटू 10 रेज टू द पावर -19, ये था। पुट कर दो, लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 अपॉन 5.45 इंटू 10 रेज टू द पावर -19। तो यहाँ से लैम्डा की कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से लैम्डा की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 19 है और 8 दोनों प्लस में चले जाएंगे, ये तो ये हो जाएगा हमारा 27। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा, 3.645 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। ठीक है, ये आएगा कितना है, 3.645 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। यूनिट क्या रहेगी, सेंटीमीटर। ठीक है, किस में कैलकुलेट करने के लिए कहा था हमसे, सेंटीमीटर में कैलकुलेट करने के लिए कहा था। तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, ये सेंटीमीटर में
वेवलेंथ आ जाएगा 3.645 इंटू 10⁻⁻⁻5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको फटाफट से नोट डाउन करिए, कर लीजिए इसको नोट डाउन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अब हम। नेक्स्ट है 20th। सो 20th क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ दिस। वेलोसिटी हमें दिया गया है, हमसे क्या कहा जा रहा है कि वेवलेंथ को फाइंड आउट करो। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, यही है। ठीक, अब मास क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 9.1, ठीक है, इंटू 10⁻⁻31 kg, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। प्लैंक कांस्टेंट कितना है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, राइट। अब हम यहाँ पे वेलोसिटी की बात अगर करें तो वेलोसिटी तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है 2.05 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। क्या हम लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स सारी वैल्यू को पुट कर दो, यहाँ से लैम्डा आ जाएगा, सिंपल है, बस कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसका। तो 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 2.05 इंटू 10⁻7। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 3.55 इंटू 10⁻11, ठीक है, इंटू 10⁻⁻11 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 7 था, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस वाला ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, एंड मीटर। 3.55 इंटू 10⁻11 मीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? करिए इसको फटाफट से नोट डाउन। यस, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अब हम। 21। सो 21th क्वेश्चन है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज दिस, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो भी हमें वेवलेंथ ही कैलकुलेट करा रहा था, बट उसके लिए हमें वेलोसिटी गिवन थी, और इस क्वेश्चन में हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है, राइट, यही हमें गिवन है। यस, हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है, बट हमें वेवलेंथ निकालना है ना, काइनेटिक एनर्जी देखिए हमें वेवलेंथ निकालना है, बट हमें इसकी वेलोसिटी नहीं पता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से इसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमें दिया गया है 3.0 इंटू 10⁻⁻25 जूल इज इक्वल टू 1/2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू v²। सो v² इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10⁻25 इंटू 2 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31। तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो v² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 65.9 इंटू 10⁻, कैलकुलेट करो, प्लस का 31 है, प्लस का 2 ही है यहाँ पे, तो 33 है, और ये कितना है 25 है, कितना हो जाएगा यहाँ पे
यस, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे कितना है 33 है, और वैल्यू 65.9 आया है, तो 6 और 6 से हम 2 चला जाएगा तो 4, कुछ 4 के आसपास यही आएगा। 65.9 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है? ये है यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू। अब जब हम v की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि इसका हम क्या कर देंगे, सबका हाफ कर देंगे, यानी कि पावर जो है वो 1/2 हो जाएगा। तो 8 का होता है 8 8 जा 64, है ना, 8 8 जा 64 होता है, तो 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये 8.12 इंटू इसका हाफ कर दो 10⁻² मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है इतना? अरे वेट, इसका भी हाफ हो जाएगा, मीटर कितना आ जाएगा वेलोसिटी इसका, मीटर पर सेकेंड, हाफ हो गया ना सबका। तो यहां से हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया, 8.12 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड, क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। अब जब हमें वेलोसिटी पता चल गया है तो हम वेवलेंथ निकाल लेंगे, यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या होता है, वेलोसिटी पता चल गया तो वेवलेंथ हम कैसे निकाल लेंगे, डी ब्रॉगली से लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। सो लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 8.12 इंटू 10⁻²। बस इसको सॉल्व कर देंगे और क्या आ जाएगा, यहाँ से वेवलेंथ आ जाएगा। तो 8967 कितना आएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद, 8967 इंटू 10⁻⁻10 और यूनिट क्या रहेगी इसकी, जूल हमने लिया है, मीटर में है तो मीटर में आ जाएगा। ठीक है, 8967 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और एंगस्ट्रॉम की बात करेंगे तो सिर्फ 10⁻⁻10 हट जाएगा, 8967 एंगस्ट्रॉम इसकी जो है वो वैल्यू आ जाएगी, 8967 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में भी 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। आया समझ में? चलिए अब आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 22nd क्वेश्चन, फिर इसके बाद आज की क्लास हम करेंगे ओवर। अब 22nd क्वेश्चन क्या है, सो 22nd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दोज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तो ऑलरेडी इन्होंने बता ही दिया है क्या होता है, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, सोडियम की बात करते हैं तो नॉर्मल सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, बट Na पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर दिया। फिर पोटाशियम की बात करते हैं, सो नॉर्मल पोटाशियम की बात करें तो 19 होंगे। ठीक है, K पॉजिटिव कर दिया मतलब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैग्नीशियम की बात करें तो 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, Mg2 पॉजिटिव कर दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। कैल्शियम की बात करें तो 20 इलेक्ट्रॉन होता है कैल्शियम, यहाँ पे 2 पॉजिटिव कर दिया मतलब यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, सल्फर कितना होता है, 16 होता है, S2 नेगेटिव कर दिया मतलब इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन कर दिया। आर्गन के पास 18 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आर्गन के पास 18 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे देखो सोडियम एंड मैग्नीशियम आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, सोडियम एंड मैग्नीशियम आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और फिर पोटाशियम, कैल्शियम एंड सल्फर आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, क्योंकि उनके पास 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 2 ग्रुप बन गए हैं यहाँ पे, समझ में आया? यहाँ पे हम लिख सकते हैं सोडियम एंड मैग्नीशियम आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज having
10 इलेक्ट्रॉन एंड पोटाशियम, ठीक है, कैल्शियम, सल्फर एंड आर्गन आर isoelectronic species having 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है इनके पास? टोटल 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। समझ में आया? डन है इतना? यस। तो कहाँ से हमने स्टार्ट किया था आज के सारे क्वेश्चन करना? 2.14 से। तो आज हमने 2.14 से लेकर 2.22 तक सारे क्वेश्चंस को कवर किए हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है उस पर आपको फोकस करना है कि किस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में, इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।